नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। अधिकतर किसान भाई चाहते हैं कि गेहूं की जो फसल है वो अधिक उत्पादन कैसे दे, उसकी फसल बिना बीमारी, कोई रोग कीट उसकी फसल को नुकसान ना करे, और जब फसल कटे तो उस किसान को उसका बाजार मूल्य भी अच्छा मिले। तो इसी फसल को लेकर किसान क्या क्या समस्याएं उसको आती है, फसल को लेकर क्या क्या वो सावधानियां रखे कि उसको उत्पादन अच्छा मिले, इसी पर आज अपन बात करेंगे। तो किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसान साथियों, आज गेहूं की एक ऐसी वैरायटी के बारे में बात करने वाला हूं जो अधिकतर किसान भाई लगा रहे हैं और उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी एक बार इस वैरायटी को लगा कर देखिए। ये वैरायटी DBW 187, जिसको करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। ये वैरायटी अंगेती और समय से बुआई दोनों के लिए उपयुक्त है। किसान साथियों, इसका जो बीज है वो आपको मार्केट में, कृषि विभाग में, कृषि कॉलेज में कहीं से भी प्राप्त आसानी से हो सकता है। अगर आप इस वैरायटी के लगाने के इच्छुक हैं तो एक बार आप इसको ट्राई कर देख सकते हैं। इस वैरायटी की कुछ खास विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वैरायटी के बीज के बारे में। अधिकतर किसान भाई यहाँ भी गलती करते हैं कि बीज कौन सा लें, कौन सा बीज उसको लगाना चाहिए, किस प्रकार का बीज उसको लगाना चाहिए, कहाँ से बीज उसको लेना चाहिए, ताकि उसका जो फसल का उत्पादन है उसका सबसे मुख्य तो बीज से ही स्टार्ट होता है कि गेहूं की खेती में बीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बीज किसी दुकान से खरीद रहे हैं तो अच्छी कंपनी का लें, लेवल उसका देख कर लें। सर्टिफाइड बीज अगर आप लगाना चाहते हैं तो सर्टिफाइड का उस पे लेवल देख कर लें, बोरी पे, कट्टे पे। और फाउंडेशन लगाना चाहते हैं तो फाउंडेशन का लेवल देख कर लें। ये तो हो गई बीज की बात कि आप कौन सा बीज लगाना चाहते हैं और कहाँ से आपको लेना चाहिए। जो आपके नज़दीकी मार्केट में जो दुकानें हैं खाद बीज दवाइयों की, वहाँ से आप बीज को परचेस करके भी कर सकते हैं। दूसरा, बीज आपको कृषि विभागों में भी उपलब्ध रहता है, वहाँ से भी आप प्राप्त करके लगा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि बीज तो खरीद लिया किसान भाइयों ने, अब उसके बाद क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीज उपचार। अधिकतर किसान भाई बीज उपचार करते हैं और अधिकतर किसान भाई नहीं करते। तो बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है। इसका कारण ये है कि अगर आप बीज उपचार करके सोइंग करेंगे तो जो गेहूं के दाने हैं मिट्टी में जाने के बाद कीटों से सुरक्षित रहेंगे, बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। इसलिए बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार के लिए किसान साथियों, आप किसी भी अच्छे फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। फंगिसाइड की मात्रा प्रति किलो 2 ग्राम यूज़ करना है। अब किसान साथी चाहते हैं कि कौन सा बीज उपचार जो है यूज़ करना चाहिए, कौन सा बीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। तो अधिकतर मार्केट में आपको कार्बोक्सिम, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, इस प्रकार के फंगिसाइड मार्केट में मिल जाएंगे। आप इनको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में एक कीटनाशक को भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट में आपको
मिश्रित टेक्निकल में भी मिलेंगे जिसमें फंगिसाइड भी और कीटनाशक दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उससे भी एक ही बार में आपका दोनों का काम हो जाएगा। उसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गई अपनी बीज उपचार की बात। उसके बाद आप गेहूं की बोनी करेंगे, तो बोनी के लिए किसान साथियों खाद कौन सा डालें, कितना डालें, क्योंकि हर फसल की खाद की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, उपयोगिताएं अलग अलग होती हैं। तो गेहूं की बात करूं तो जो शुरू में ही मैंने आपको बताया कि 187 करण 15 गेहूं, ये जो है बोनी किस्म है। इसमें आपको खाद का जो है, अगर अच्छा उत्पादन चाहिए तो 150% खाद का उपयोग करके आप पूरी फसल में, मैं शुरू में, बीच में या आखिरी में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी फसल में शुरू से लेकर आखिरी तक की बात कर रहा हूँ कि आपको इसमें 150% खाद का प्रयोग करना है। 150% से मतलब है कि आपको 150 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस, 40 kg पोटास, ये बेसिक खाद का रिक्वायरमेंट है गेहूं के, जो बोनी प्रजातियां होती हैं। तो आप इसका यूज़ करें। इसमें बोनी के टाइम पे आपको फास्फोरस की मात्रा पूरी देनी है और बीज की बुआई कर देनी है। तो आपको कम से कम 1 एकड़ में गेहूं का जो बीज है, अगर अच्छी क्वालिटी का सर्टिफाइड बीज, फाउंडेशन बीज है, तो आप 40 से 50 किलो, कंपनियों का, वैज्ञानिकों का कहना है कि 40 किलो बीज पर्याप्त रहता है। लेकिन कई किसानों की खेती अगर ठीक से नहीं बनी हो, अगर किसान चाहता है कि उसका जो है खेतों में बीज कम उगता है, तो थोड़ा बढ़ा सकता है, 10-20% बढ़ा के बोनी कर सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोनी की बात। उसके बाद में जो खाद की रिक्वायरमेंट है, 150% नाइट्रोजन किस प्रकार से देना चाहिए, तो वो आप पहले पानी पे नाइट्रोजन की आधी मात्रा, उसके बाद में दूसरे पानी पे नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा उसको, और तीसरे पानी पे फिर जो बची हुई मात्रा है उसका प्रयोग करें। उसके बाद में किसान साथियों, अगर गेहूं जब आपकी 20 से 25 दिन की अवस्था है या पहले पानी पे, सबसे महत्वपूर्ण गेहूं में अगर फसल अच्छी बनाना चाहते हैं किसान भाई, कल्ले जो हैं, कल्ले बोलते हैं अपन, उस अगर वो उनकी संख्याओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काम किसानों के लिए ये करना है कि उसी समय पर आपको यूरिया के साथ में कोई ऐसी चीजें प्रयोग करना है जिससे फसल को जो खाद आपने दी है उनकी उपयोगिता बढ़ जाए, फसल की ग्रोथ अच्छी हो, कल्ले कूचे अच्छे हों, कलर अच्छा हो। अगर फसल अच्छी बनेगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, कल्लों की संख्या बढ़ेगी, तो पौधे ज़्यादा बढ़ेंगे, बालियां ज़्यादा आएंगी, तो प्रति एकड़ उत्पादन भी आपको बढ़ के मिलेगा। तो जो पहला पानी है उस समय आपको यूरिया के साथ में जो पोटास बची हुई थी उसको देना है, और साथ ही साथ कोई भी जैविक खाद फर्टिलाइजर जो मार्केट में उपलब्ध हैं, अच्छा जैविक खाद आप प्रयोग करें, जिनमें कुछ मैं आपको बताता हूँ, 1-2, जैसे कि माइकोराइजा मार्केट में उपलब्ध हैं। माइकोराइजा अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मात्रा, अलग अलग रेट में आपको मिलेंगे। जो भी उनका डोज रिकमेंडेड है, आप उस डोज को मिला के पहले पानी पे डालें। दूसरा, आप कोई भी ग्रेन्यूल्स, दानेदार ग्रेन्यूल्स जो आते हैं, जैविक फर्टिलाइजर ही होते हैं, आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट्स मार्केट में आपको मिलेंगे, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको मिला के डालने से गेहूं शुरू से ही ग्रोथ लेकर चलती है, कल्ले अच्छे बनाती है और फसल की ग्रोथ अच्छी होती है, कलर अच्छा होता है। तो ये तो बात की अपन ने गेहूं की शुरुआती जो पहले पानी पे कैसे उसको मेंटेन करें उसके बारे में।
अब बात करते हैं कि 20-25 दिन बाद गेहूं की फसल में खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर उनका समय से नियंत्रण ना किया जाए तो फसल का, आपकी जो फसल है आपकी फील्ड में, उत्पादन बहुत कम देगी। पौधा अच्छे से इतना सब करने के बाद भी अगर फसल अच्छी नहीं बन पाई तो उत्पादन नहीं मिलेगा किसान साथियों। आपको खरपतवारों का नियंत्रण अच्छा करना है। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आपको सबसे बढ़िया कीट जो हर्बिसाइड आते हैं उनका प्रयोग करना है। हर्बिसाइड में जैसे कि सकड़ी पत्ती के खरपतवार भी होते हैं, चौड़ी पत्ती के होते हैं, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा खरपतवार जो बोलते हैं, जो बिल्कुल गेहूं की तरह दिखता है शुरुआत में, तो कई किसान शुरू में पहचानने में नहीं आता, तो उनको आप नियंत्रण शुरुआत में ही करेंगे तो फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो आपका खेत है वो खरपतवार रहित रहेगा। तो इनमें कुछ हैं, जैसे चौड़ी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए 2,4-D, सकड़ी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं ये कार्फेंट्राजोल। उसके बाद में आप प्रयोग कर सकते हैं मेटसल्फुरान मिथाइल। सकड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जो सबसे अधिक चलता है, नियंत्रण भी अच्छा करता है, इसको क्लोडोनिफॉफ के नाम से जाना जाता है। 40 ग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा जो है यूज करना पड़ता है। 2,4-D की जो मात्रा है चौड़ी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए, इसकी 200 ml प्रति एकड़ यूज करें किसान साथियों। इससे आपके खेत में खरपतवारों का नियंत्रण अच्छा हो जाता है। अगर आपके खेत में गुल्ली डंडा, जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं, अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्लोडोनिफॉफ से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो किसान साथियों मार्केट में 2-3 टेक्निकल ऐसे हैं जिनसे इसको अच्छा नियंत्रण मिल जाता है। क्योंकि कई किसानों के साथ में ये समस्याएं मैंने देखी हैं कि किसान साथी खरपतवार तो डालते हैं लेकिन उनके खेतों में कुछ खरपतवार जो हैं वो जिद्दी हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। क्लोडोनिफॉफ कई सालों से डालते आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वहाँ पे किसान साथियों सिंजेंटा का एक खरपतवार नाशक आता है एक्सिल नाम से, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कार्फेंट्राजोल नाम का आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप इनका ही प्रयोग करें। अगर आपका क्लोडोनिफॉफ से कंट्रोल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनका रेसिस्टेंस आ गया तब आप इस प्रकार के टेक्निकल पे जाके प्रयोग करिए। तो ये तो हुई किसान साथियों खरपतवार नियंत्रण की बात। अब बात करेंगे कि फसल का उत्पादन बढ़ाने की जो वैज्ञानिक तकनीक है, जो बौनी प्रजातियां, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो वैरायटी करण वंदना DVW 187 है, जिन कृषि वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है, उन्होंने ही ये चीज बताई है कि ये जो वैरायटी है, इसका जो उत्पादन है, ये किसान साथी कैसे बढ़ा सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। बस एक जो वृद्धि नियंत्रक होते हैं, जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ कि गेहूं की जैसे आपने फसल लगाई है और उनमें अगर इन चीजों का प्रयोग करोगे तो कृषि वैज्ञानिकों ने उत्पादन बढ़ाने के हिसाब से तो ये चीजें बताई हैं कि बौनी प्रजातियां उत्पादन अधिक देती हैं। जो ज्यादा हाइट लेती है वो ग्रोथ तरफ ज्यादा प्रोग्रेस करती है तो उनका उत्पादन कम होता है। लेकिन जो बौनी प्रजातियां हैं वो उत्पादन अधिक देती हैं क्योंकि वो ग्रोथ ज्यादा करती हैं, ग्रोथ कल्ले कूचे ज्यादा बनाती हैं, बालियों का साइज लंबा होता है, दानों की संख्या अधिक होती है, दानों में वजन अच्छा आता है। तो ये किस प्रकार आता है, क्या टेक्निक है, क्या इसका वैज्ञानिक कारण है,
वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें आपको क्या करना है किसान साथी, अगर आप अंगेती बुआई कर रहे हैं, अंगेती बुआई से मतलब है मेरा कि आप नवंबर से पहले अक्टूबर मध्य या अक्टूबर लास्ट में बुआई कर रहे हैं गेहूं की, सोइंग आपने जैसे कि 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कर दी, ये अंगेती गेहूं की बुआई का समय होता है। तो आपको क्या करना है कि 150% एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, इनका प्रयोग करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 150 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास, इनका आपको प्रयोग करना है खाद के रूप में, पहले पानी पे बोनी के साथ और दूसरे तीसरे पानी पे, जैसे भी आप डालते हैं खाद, उनको समय समय पर देके। तो ये तो 150% खाद की बात होगी, लेकिन इसके अलावा भी आपको क्या करना है वो वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताने वाला हूं। तो किसान साथियों, आपको क्या करना है कि जब आपका जो गेहूं का फसल है, गेहूं के आपके खेत में जो गेहूं की फसल आपने बोनी की है, लगाई हुई है, जब फसल पहली गठान बना ले, आप खेत में जाके देखते होंगे आपका जो गेहूं का पौधा है उसके तने पे गांठें बनने लगती हैं। अगर जब पहली गांठ बनने लगे उस समय आपको एक स्प्रे क्लोरमक्वाट क्लोराइड का 0.2% प्लस टेबुकोनाजोल का 0.1% का स्प्रे करना है जब तने पर पहली गांठ बने। ये लगभग आपका 25 से 30 दिन के आसपास या 35-40 दिन के आसपास आपके खेत में गेहूं में आप जब देखेंगे तो आपको दिखने लगती है पहली गांठ। उस समय आपको क्लोरमक्वाट क्लोराइड और टेबुकोनाजोल का स्प्रे करना है 0.2%, मतलब कि 2 ml प्रति लीटर आपको क्लोरमक्वाट क्लोराइड का स्प्रे करना है और 1 ml पर लीटर पानी में टेबुकोनाजोल का। क्लोरमक्वाट क्लोराइड आपको मार्केट में लियोसिन नाम से मिलेगी दवाई, बीएसएफ कंपनी की आती है लियोसिन, उसी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, उसी की टेक्निकल की बात हो रही है। तो इसका एक स्प्रे आपका पहली गांठ बनने पर और दूसरा स्प्रे इसी मात्रा में, इसी सेम डोज में, इन्हीं दवाइयों का दूसरा स्प्रे आपको करना है फ्लैग लीफ स्टेज पर। फ्लैग लीफ से मतलब है कि झंडा पत्ता वाली अवस्था पे, जब आपकी फसल गवोट अवस्था पे हो, झंडा पत्ता आपका निकल रहा हो, उस समय करना है। तो इससे होगा क्या कि जब पहला स्प्रे आप करोगे तो फसल आपकी कल्ले कूचे बनाएगी, नीचे से किल्ले ज़्यादा करेगी, पौधे की ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, है ना, फसल ग्रोथ हाइट ज़्यादा नहीं लेगी। दूसरी चीज़, जब आप फ्लैग लीफ स्टेज पे करोगे तो उस समय फसल जो है आपकी जो भोजन बन रहा है, एक तो झंडा पत्ता चौड़ा होगा, क्योंकि आपका जो फ्लैग लीफ स्टेज पे अपन कोई फंगिसाइड का, कीटनाशक का, कोई टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि जो झंडा पत्ता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, पत्ते की चौड़ाई अधिक होती है, हरापन अधिक होता है, तो भोजन अधिक बनाता है फसल। और जो पत्ता चौड़ा ज़्यादा होगा तो भोजन बनाने का एरिया ज़्यादा होगा फसल का, तो भोजन ज़्यादा बनेगा। झंडा पत्ते का कनेक्शन सीधा होता है बालियों के साथ। अगर आपकी फसल झंडा पत्ते में भोजन अधिक मात्रा में बन रहा है तो पूरा ट्रांसफर किस तरफ होगा, झंडे पत्ता तरफ। पूरा ट्रांसफर जो झंडा पत्ता है उससे बालियों तरफ होगा, तो दानों में भराव अच्छा होगा, बाली लंबी होगी, मजबूत होगी। तो ये इसका फ्लैग लीफ स्टेज पे फायदा मिलता है। एक स्प्रे अपन ने जो पहला स्प्रे किया है कि पहली गांठ बनने पर, तो ये गांठों की लंबाई कम कर देता है, तो फसल की हाइट कम रहती है, फसल भोजन अच्छा बनाती है, मजबूत होता है तना, किल्ले ज्यादा होते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने की ये वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई, सुझाई गई तकनीक है। दूसरी बात करेंगे किसान साथियों कि इससे होगा क्या है कि फसल गिरेगी नहीं, मजबूत तना होगा तो गिरेगी नहीं। हाँ किसान साथियों, लेकिन इन चीज़ों का प्रयोग आपको
प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा यूज करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे किसान साथियों, हाँ, सबसे मेन उत्पादन बढ़ाने की जो वैज्ञानिक तकनीक है बोनी प्रजातियों की, जैसे कि आपकी DBW 187 है, DBW 303 है, ये सभी वैरायटियों में आप प्रयोग करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि इसका जो समय है कि किस समय पे ये पक के तैयार हो जाती हैं, बालियां निकलने का समय, तो इसका जो औसत एवरेज समय है बाली निकलने का, गवोट अवस्था, तो ये जो बाली निकलती है इसकी 70 से 80 दिन में इसकी बालियां निकल आती है। और फसल की जो परिपक्वता की अवधि है, औसत एवरेज जो समय अवधि है वो 120 दिन है। 120 दिन में आपको 120, 130, 140 दिन में आपको ये फसल तैयार हो जाती है। जो समय से बुआई की, अगेती बुआई थोड़ा समय लेती है, क्योंकि समय से बोनी है, समय ज़्यादा लेगी, उत्पादन ज़्यादा देगी। ये अगेती मध्यम वैरायटी का समय जो औसत समय रहता है 120 से 130 दिन के साथ पक जाती है, कटाई के लायक हो जाती है। पौधे की जो करणबंधना 187 है, इसकी जो ऊंचाई जाती है ये 100 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, एवरेज ऊंचाई। तो किसान साथियों, ये तो बात की फसल के बारे में। और आप देख रहे हैं जो वीडियो में पीछे जो फसल देख रहे हैं, ये DBW 187 है जो मेरे स्वयं के खेत में लगी हुई है। इस बार मैंने लगाई है, तो मैंने ये सोचा है कि आपको इसकी वीडियो के जरिए जानकारी दी जाए कि फसल कैसी दिखती है, कैसी क्या इसकी खासियत है, वो भी बताया जाए। तो ये छोटा सा जो वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार आप इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। इसके जो दाने हैं वो बोल्ड हैं। एक बाली में अगर आप सही तरीके से मेंटेन करते हैं तो 55 से 70 दाने तक आपको इसमें मिलेंगे। तो इसका जो वैज्ञानिकों ने जो बताया कि इसका जो उत्पादन कितना आता है, तो इसका जो उत्पादन आता है किसान साथियों, प्रति एकड़ अगर अधिकतम आप उत्पादन लेंगे तो 25 से 30 क्विंटल के पास आपको इसका उत्पादन मिल जाएगा। अधिकतम जो इसकी क्षमता बताई है किसान साथियों वैज्ञानिकों ने, ये 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई है कि करणबंधना की जो क्षमता है वो आपको ये दे सकती है। तो उसके लिए आपको खेत फसल पर मेहनत करना पड़ेगा। उसको खाद की मात्रा, कौन सा खाद सही समय पे, पानी सही समय पे देना पड़ेगा, कीट बीमारियों से सुरक्षित रखना पड़ेगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ किसान साथियों, ये जो वैरायटी वैज्ञानिकों ने तैयार की है किसानों के लिए, इस वैरायटी में करनाल बंट, येलो रस्ट, ये बीमारियों से रोगरोधी किस्म है, मतलब कि इसमें ये बीमारियां ना के बराबर आती है। अगर आती भी है तो आप जो फंगिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो आपकी फसल में इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे शुरू में आप फंगिसाइड लेके चल रहे हैं टेबुकोनाजोल, इनसे कंट्रोल रहेगी। अगर आप ये जो टेक्निक वैज्ञानिकों ने बताई, अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं तो आप गवोट अवस्था पे एक स्प्रे जरूर करें। उसमें आप NPK ले सकते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ मात्रा NPK 05234 उनका प्रयोग कर सकते हैं। उनके साथ में आप एक टॉनिक ले सकते हैं जिससे फसल का जो भोजन बनाने की क्रिया है, भूख बढ़ेगी तो भोजन ज़्यादा बढ़ेगा, खाना ज़्यादा लेगी, साथ में खाना तो दे ही रहे हैं 05234 के रूप में। और पौधे की रोगों से, बीमारी से सुरक्षा के लिए एक फंगिसाइड आप जरूर लें। फंगिसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल हो गया, एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल हो गया, या जो भी आपको आपके
खर्चे के हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आप मीडियम खर्चे में आप देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, अच्छा चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। लेकिन एक फंगिसाइड आप जरूर लगाएं, इससे फसल सुरक्षित रहेगी, दाने काले नहीं होंगे, येलो रस्ट बीमारी नहीं होगी, करनाल वंट दाने जो काले हो जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे। और जो चीज़ें आप डाल रहे हैं एनपीके, इनसे दानों में वजन आएगा, चमक आएगी, तो मार्केट में आपको फसल का रेट भी अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो ये किसान साथियों 187 की मैंने खासियत बताई है कि किस प्रकार आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो रहेगी वो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।